नमस्कार किसान भाइयों, मैं ओमी कारगवाल जमींदार ट्रेडिंग कंपनी संघर्ष से। आज का अपना टॉपिक रहेगा पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं 17, उनके बारे में अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले 3 तत्व आते हैं जो हमें प्रकृति देती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीनों तत्व बाहर से लेने का कोई सोर्स नहीं है, ये तीनों तत्व प्रकृति हमें उपलब्ध करवाती है। उसके बाद में प्राइमरी न्यूट्रिएंट या प्राथमिक पोषक तत्व जिनको बोलते हैं वो होते हैं एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये पौधे को बहुत अधिक मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, जिनको मैक्रोन्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। तो नाइट्रोजन का मेन सोर्स होता है यूरिया। इसको लिक्विड यूरिया जैसे नैनो यूरिया आ रही है आजकल, और एक यूरिया जो ग्रेनुअल फॉर्म में आती है वो इसका मेन सोर्स है। और उसके बाद में डीएपी, फास्फोरस का मेन सोर्स है डीएपी और सिंगल सुपर फास्फेट। डीएपी के अंदर क्या है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होते हैं। नाइट्रोजन 18% होती है और फास्फोरस होता है 40%। तो इसका मेन सोर्स होता है डीएपी और सिंगल सुपर फास्फेट। इसके बाद में तीसरा न्यूट्रिएंट निकल के आता है पोटास। पोटास मेनली क्या है कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, प्राथमिक पोषक तत्व है, और इसकी जरूरत पौधों को बहुत ज़्यादा अधिक रहती है। और इसके जो अपने को किस किस रूप में देते हैं, पौधा इसको केटुओ या केटुओ की फॉर्म में ऑब्जर्व करता है। तो मार्केट के अंदर पोटास 2-3 तरह की उपलब्ध है। एक तो आती है पोटास 70%, केटुओ 70%। दूसरी निकल गई थी केटुओ 14%, जिसको बायोपोटास भी बोलते हैं। और तीसरी आती है माइक्रोबैक्टीरियल पोटास। एक्चुअल में क्या है कि जो माइक्रोबैक्टीरियल पोटास जो होती है वो अपने जमीन के अंदर जो पोटास होती है उसको ऑब्जर्व करके पौधों को उपलब्ध करवाती है। गंगानगर, हनुमानगढ़ या मेनली राजस्थान की अगर अपने ज़मीनें देखें तो इसके अंदर पोटास ऑलरेडी बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी है, वो पौधे यूज नहीं कर पाते। जो माइक्रोबैक्टीरियल पोटास होती है वो पोटास इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके और पौधों को उपलब्ध करवाती है। इससे इसकी मैक्सिमम डोज रहती है 2 से 2.5 किलो प्रति बीघा। ये माइक्रोबैक्टीरियल पोटास होती है, ये मतलब इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो पोटास को ऑब्जर्व करके पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद में आते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट या द्वितीयक पोषक तत्व जिनको बोलते हैं। वो होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये तीनों तत्व अपने बाहर से ही प्लांट को देने पड़ते हैं। तो कैल्शियम का मेन सोर्स रहता है चूना या फिर जिप्सम। 90% उसमें सल्फर की मात्रा होती है और वो पौधों को कम्प्लीटली अवेलेबल होती है। तीसरी सल्फर आती है सल्फर बेंटोनाइट। सल्फर बेंटोनाइट जो होती है वो असल में एक समुद्री मिट्टी है और उसके अंदर क्या है कि सल्फर की मात्रा पाई जाती है, इसलिए उसको सल्फर बेंटोनाइट बोलते हैं। बेंटोनाइट तो मैग्नीशियम अपने मैग्नीशियम सल्फेट की फॉर्म के अंदर पौधा इसको ऑब्जर्व करता है और मार्केट में मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से ही ये उपलब्ध है। और इसके साथ सल्फर का कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है, जिससे क्या है कि मैग्नीशियम मेनली क्या है कि प्लांट की जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया है, जड़ों का विकास हो गया और उसकी कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया है उसमें अधिक मेन रोल प्ले करता है। और उसके बाद में आता है सल्फर 2-3 तरह की आती है। एक तो आती है सल्फर 80%, जो कि एक पाउडर फॉर्म के अंदर आती है। 80% सल्फर वो न्यूट्रिएंट के साथ साथ एक फंगीसाइड का काम भी करती है। वो एक न्यूट्रिएंट भी है और उसके साथ एक फंगीसाइड का काम भी बहुत अच्छा करती है। उसके बाद में आती है 90% सल्फर, जो कि ग्रेनुअल बोल लें या फिर भुजिया वाली फॉर्म के अंदर आती है। वो एक पौधे को जरूरी तो है जीवित रहने की, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में जरूरत नहीं है। अगर अपनी नॉर्मल डोज दें या बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है तो हम उनको देते हैं। उसमें सबसे पहला तत्व है आयरन। आयरन मेनली क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बहुत अधिक बढ़ाता है, जिससे क्या है कि प्लांट ग्रोथ नेचुरली करेगा, उसको अलग से हाइट ग्रोथ रेगुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिक आयरन की अगर पूर्ति होगी तो वो अपने आप ग्रोथ करेगा। उसके बाद में ये मार्केट में आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट 9.5% की फॉर्म में पौधा ऑब्जर्व करता है, इसी फॉर्म में अपने को मिलता है। उसके बाद में आता है मैग्नीज मेनली क्या है कि पौधे की श्वसन क्रिया और रूट डेवलपमेंट में बहुत अधिक रोल प्ले करता है।